बिहार के मुजफ्फरपुर से आ रही बड़ी खबर की, जहां कानून व्यवस्था को चुनौती देते हुए खूनी खेल को अंजाम दिया गया। एक वकील के घर में घुसकर 5 लोगों को गोली मारी गई है, जिसमें एक प्रॉपर्टी डीलर और एक बॉडीगार्ड की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि वकील और 2 बॉडीगार्ड को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहां एक और गार्ड ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। आपको बता दें कि शुक्रवार देर रात 2 बाइक सवार 4 बदमाशों ने वकील सैयद कासिम हसन के घर में दाखिल हुए और ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। इस फायरिंग में चर्चित प्रॉपर्टी डीलर आशुतोष शाही, उनके बॉडीगार्ड मोहम्मद निजामुद्दीन की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं वकील सैयद कासिम हसन समेत 3 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां एक और बॉडीगार्ड राहुल कुमार ने भी दम तोड़ दिया। वारदात की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच में जुट गई है। साथ ही अपराधियों की धरपकड़ के लिए टीमों को लगा दिया गया है। बताया जा रहा है कि प्रॉपर्टी के विवाद में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। एक प्रॉपर्टी डीलर, 2 बॉडीगार्ड की मौत हो गई है। थाना के अंतर्गत अभी गोलीबारी घटना हुई है, जिसमें 5 लोगों को गोली लगी है। 2 लोगों की मृत्यु जिसमें हो गई है, जिसमें से एक प्रॉपर्टी डीलर हैं आशुतोष शाही जी, उनकी डेथ हुई है और उनके एक अंगरक्षक हैं, निजी अंगरक्षक हैं, उनकी भी मृत्यु हुई है। बाकी के लोग अभी इलाजरत हैं और यहाँ पे पुलिस टीम कैंप कर रही है और जो भी संभावित जगह हैं, जो भी संभावित व्यक्ति हैं, वहाँ पर छापेमारी कार्रवाई चल रही है। टोटल 4 लोगों की संलिप्तता का बात अभी तक सामने आया है, जिसमें 2 बाइक पे 4 अपराधकर्मी थे, जिसमें से 2 एक वकील साहब हैं, उनके घर के अंदर का एक घटनास्थल है। 2 लोग घर के अंदर प्रवेश किए थे और 2 लोग घर के बाहर थे। अभी तक जो भी स्पष्ट हुआ है वो प्रॉपर्टी को लेके कुछ विवाद की बातें सामने आई हैं, अभी तक यही स्पष्ट। और चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे हमारे संवाददाता शशांक। शशांक, क्या और जानकारी मिल रही है इस घटना को लेकर? कौन ये बदमाश थे, क्यों इस घटना को अंजाम दिया गया और जो घायल हैं उनकी कैसी हालत बताई जा रही है अभी? ये देखिए, पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टि में यह प्रॉपर्टी से जुड़ा हत्या का कारण जो है वो बताया जा रहा है। जो प्रॉपर्टी आशुतोष शाही, उनकी तो घटनास्थल पर मौत हो चुकी है और साथ में बॉडीगार्ड के ग्रुप और बॉडीगार्ड और एक अधिवक्ता है। ये लोग अस्पताल में भर्ती हैं, इनका इलाज जारी है, लेकिन स्थिति जो है इनकी सीरियस बताई जा रही है। इस मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस जो है लगातार छापेमारी कर रही है जी। ये जा रहा है 2 बाइक पे 4 अपराधी आए थे और घर में घुसकर जो है उन्होंने फायरिंग की है जी। और ये इलाका जो है बड़ा वीआईपी है, आपको बता दें, और घर में घुस के अपराधियों ने फायरिंग की और तुरंत जो है वहाँ से फरार हो गए, लेकिन गिरफ्तारी के मामले में फिलहाल किसी जी गिरफ्तारी नहीं हुई है, जांच जारी है। बहुत धन्यवाद शशांक तमाम जानकारी देने के लिए आपका। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं मुजफ्फरपुर से। और चलिए आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लेह में बादल फटने से तबाही मची हुई है। खारदूगला रोड पर बादल फटा है, भारी बारिश से सड़क पर सैलाब आ गया, कई गाड़ियों और दुकानों को नुकसान हुआ है। लगातार बारिश सितम ढा रही है और लेह में बादल फटने की बात सामने आ रही है, जिससे बड़ी तबाही हुई है। खारदूगला रोड पर बादल फटा और भारी बारिश से सड़क पर सैलाब आ गया। खारदूगला ये इलाका बताया जा रहा है और मौके की तस्वीरें भी आप देखिए कि खारदूगला ये जगह जहां पर बादल फटने से ये तबाही मची, और आप तस्वीरें भी देखिए किस तरीके से भारी बारिश से सड़क पर सैलाब आ गया, कई गाड़ियां, दुकानों को नुकसान पहुंचा है। लगातार बारिश हो रही है और किस तरीके से जगह जगह तबाही ये बारिश मचा रही है, उसकी तस्वीरें आपके सामने। और इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना नुकसान मौके पर हुआ है। कई गाड़ियों और दुकानों को नुकसान पहुंचा है और आप देखिए जगह जगह ये सैलाब ही सैलाब आपको नजर आएगा। बादल फटा, जिसके बाद तबाही मची हुई नजर आई और आप देखिए किस तरीके से मौके पर कई गाड़ियों और दुकानों को नुकसान पहुंचा है। और स्पेशल रिपोर्ट में अब बात पाकिस्तान से आई महिला सीमा हैदर और सचिन की लव स्टोरी की। लगता है पाकिस्तान छोड़कर बिना वीजा के भारत पहुंची सीमा हैदर की वतन वापसी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सीमा हैदर एटीएस की पूछताछ के 24 घंटे बाद दिखी और अब उसने भारत में बने रहने के लिए इमोशनल दांव चला है। लेकिन सीमा के दावों में कितना झोल है, हमने इसकी पड़ताल की है। हाँ, इन्होंने
मुझे मांग भरी, मंगलसूत्र पहना और इन्होंने मुझे वहीं पहनाए थे, पशुपतिनाथ में पहना। भाग के पाकिस्तान छोड़ के आई हूँ तो यहाँ जीने के लिए मैं वापस नहीं जा सकती। ऐसे तो मुझे मौत के मुंह में भेजा जाएगा। मेरा यहाँ जीवन है, वहाँ मेरी मौत है। आखिर 24 घंटे तक कहां गायब रही सीमा हैदर? क्या सीमा हैदर और उसके बच्चों को 24 घंटे तक किसी गुप्त स्थान पर रखा गया? इस पाकिस्तानी महिला ने भारत में एंट्री के लिए अपना कौन सा हिंदू नाम बताया? सीमा हैदर से एजेंसियों के सवाल अभी बाकी हैं। क्या सीमा हैदर को पाकिस्तान भेजने का प्लान फाइनल हो चुका है? 19 जुलाई 2023 की सुबह से लेकर 20 जुलाई 2023 की सुबह तक पूरे 24 घंटे सीमा, गुलाम हैदर और सचिन मीणा ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा गांव से गायब थे। न कोई पता, न कोई सुराग। ये बताने को कोई तैयार नहीं था कि सीमा हैदर कहां गई, उसके बच्चे कहां गए, सचिन मीणा कहां गायब है। यह आलम तब था जबकि 2 दिन पहले ही यूपी एटीएस ने सीमा हैदर से करीब 18 घंटे की मैराथन पूछताछ की। यूपी एटीएस ने सीमा हैदर से अपनी लंबी पूछताछ बुधवार शाम को ही खत्म कर ली थी। सीमा से पूछताछ के बाद एटीएस की टीम लखनऊ लौट गई थी और रिपोर्ट को फाइनल करने की तैयारी में जुट गई थी। लेकिन 20 जुलाई यानी गुरुवार को एबीपी न्यूज की टीम ने सचिन के गांव पहुंचकर पाया कि न वहां सीमा थी, न सचिन और न ही सीमा के बच्चे। बहुत कुरेदने पर परिवार के सदस्यों ने बताया कि सुबह ही पुलिस बच्चों के साथ सचिन और सीमा को लेकर गई और घर में कोई नहीं है। सवाल यहीं से पैदा हो रहा है, क्या पुलिस सीमा और सचिन को किसी गुप्त ठिकाने पर लेकर गई? आखिर सीमा और सचिन को पूरे 24 घंटे तक सबकी नजरों से ओझल क्यों रखा गया? पुलिस सीमा और सचिन से ऐसा क्या जानना चाहती है जो कि पूछताछ के दौरान नहीं पता चला? करीब 24 घंटे बाद शुक्रवार की सुबह सीमा हैदर और सचिन दोनों जब घर लौटे तो फिर रबूपुरा गांव में अचानक गहमा गहमी बढ़ गई। जमाने भर के कैमरों में दोनों को फ्रेम दर फ्रेम करने की होड़ मच गई। एबीपी न्यूज से बातचीत में सीमा ने एटीएस की पूछताछ के बारे में भी बताया। भैया मैं क्या बताऊं आपको, कौन सी ना बताऊं, बातें बहुत हुई थी। आप आगे पूछें कुछ सर, क्योंकि वो तो अब जब आएगा फैसला आएगा वो पता पड़ जाएगी। अभी मैं उनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। जी बाकी सारी बातें आ जाएंगी सामने, आप चिंता मत करें। एटीएस की मैराथन पूछताछ के बाद पहली बार मीडिया के कैमरे के सामने बैठे सीमा और सचिन पस्त नजर आ रहे थे। सीमा बोली कि इतनी सफाई दे चुकी हूं कि तबीयत बिगड़ने लगी है। मेरे मन के अंदर ये हैं पूरे सारे, अब देख लो। इसके अलावा कुछ भी नहीं है सर। और बोलने को अब कुछ है ही नहीं, इतना बोल बोल के एक ही चीज़ दोबारा बोल बोल के मैं तो थक गई हूँ बहुत ज़्यादा सर। बीच में तबीयत भी खराब हो गई तो बोलने को कुछ है ही नहीं सर। तो बकौल सीमा उसके मन के अंदर सचिन है, लेकिन सचिन से पहले देश है, देश का कानून है, देश का सिस्टम है। जो सीमा से ये सच जानना चाहता है कि उसका अवैध तरीके से हिंदुस्तान में आने का असली मकसद क्या है। सीमा सवालों के सीधे, सपाट और सही जवाब क्यों नहीं दे रही? जब एबीपी न्यूज संवाददाता ने सीमा हैदर से उसकी सचिन मीणा से हुई शादी को लेकर सवाल किया तो फिर वही रटा रटाया जवाब सामने आया। बोली सचिन से शादी काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में की। हाँ इन्होंने मुझे मांग भरी, मंगलसूत्र पहनाया। कहाँ हुई? मंदिर में, होटल में हुई? इन्होंने मुझे वहीं पहनाए थे, पशुपतिनाथ में पहनाए। मंदिर बिल्कुल। वहाँ इतनी रश नहीं थी, रश तो थी आगे की तरफ, हमने पीछे की तरफ करी थी। वो पूरा मंदिर में मुझे याद है, बहुत अच्छा, बहुत शांति वाला था। हम ऊपर तक गए, एक टैक्सी ड्राइवर भी वहाँ पे था, उन्होंने छोड़ा, उन्होंने बताया कि ये चीज़ें यहाँ होती है। नहीं होता है यहाँ शादी नहीं होता है, किसी का शादी इधर नहीं होता है। इधर नहीं होता है। नहीं होता। शादी कहाँ होता है फिर? ओ पार्वती गुजेश्वरी माता का। अच्छा, यहाँ माता गुहेश्वरी का माता। अच्छा, यहाँ से दूर है, यहाँ पर शादी नहीं होता है। वो था प्रसादिता होगा, शादी नहीं होगा। सीमा के जिस झूठ को हम पहले ही बेपर्दा कर चुके थे, उसने काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में सचिन से शादी का फिर वही दावा दोहराया है। इस बीच सचिन और सीमा की शादी का एक फोटो भी आया, लेकिन इससे अंदाजा नहीं लग रहा कि उनकी शादी कहां पर हुई। देखिए, पशुपतिनाथ में शादियां आज तक कभी किसी का हुई नहीं है। वो भी पाकिस्तान की लड़की, वो भी सीमा हैदर मुस्लिम का शादी हिंदू टेम्पल में हो, ये कैसे माना जा सकता है? लेकिन झूठ बोल करके कोई कभी कुछ शॉर्ट टर्म के लिए
सफल भी हो जाते हैं, लेकिन उनको तो पासपोर्ट दिखाना पड़ता है। इस बीच ये भी पता चला कि नेपाल के पोखरा में भारत के लिए बस लेने के लिए सीमा हैदर ने अपना असली नाम छिपाया था। ये पता चला है कि सीमा हैदर ने नेपाल में बस ऑपरेटर को अपना नाम प्रीति बताया था और आधार कार्ड होने की भी बात कही थी। लेकिन एटीएस की पूछताछ के बाद सचिन के घर लौटी सीमा हैदर ने एबीपी न्यूज से बातचीत में इस बात से ही इनकार कर दिया। कभी मैंने प्रीति, मेरे मुंह से नाम निकले नहीं कि मैं प्रीति हूँ, कभी भी नहीं। हाँ, सिमरन मैं खुद को प्यार से बुलाती थी, गांव में कभी सिमरन कोई सीमा बुलाता था, फिल्मी नाम सिमरन, तो सीमा और सिमरन एक जैसा है, तो प्यार से सिमरन कभी कोई गांव वाली बुला लेती थी। कभी मेरी प्रीति नाम मैंने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं सर, ये झूठ है, सीधा सीधा झूठ है। सीमा हैदर को उसके गांव के लोग सिमरन नाम से भी बुलाते थे, ये पहली बार पता चला। लेकिन नेपाल से वो खुद का नाम प्रीति बताकर भारत आई। सीमा हैदर ये मानने को तैयार नहीं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि नेपाल से भारत में एंट्री वाले उसके बयानों में झोल क्यों है। यूपी एटीएस के मुताबिक सीमा हैदर 12 मई 2023 की सुबह नेपाल के पोखरा से बस पकड़कर यूपी के सिद्धार्थनगर जिले में रूपनदेही खुनवा बॉर्डर से गैर कानूनी तरीके से आई। इसके बाद सिद्धार्थनगर से वो लखनऊ, आगरा होते हुए 13 मई को नोएडा पहुंची। मैंने कभी नहीं कहा मैंने सोनोली बॉर्डर से एंट्री करी। पहली बार ये मुझसे मिलने आए थे, इन्होंने करी थी। मैंने कभी भी नहीं कहा, गौर में जाके देखे, कोई भी वीडियो में जाके देखे, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं सोनोली बॉर्डर से हूँ। और मुझे इतना हिंदी पढ़ना आता ही नहीं, तो मुझे पता नहीं मैं कौन से बॉर्डर से आई हूँ। मैंने ये बताया कि हाँ, बॉर्डर के बाद में पेट्रोल पंप मिला था। ऐसा लग रहा है कि सीमा हैदर का सच अभी भी कई परतों के नीचे दबा हुआ है। अब काफी कुछ एटीएस की जांच पर टिका है, जिसकी रिपोर्ट के सार्वजनिक होने का इंतजार है। लेकिन सीमा को वापस भेजा जाना तय लग रहा है। ऐसे में सीमा हैदर पर उसके अपने मुल्क पाकिस्तान में कैसी चर्चा गर्म है, ये दिखाएंगे आगे। रोज सीमा हैदर से जुड़े नए राज सामने आ रहे हैं। एटीएस सीमा से पूछताछ कर चुकी है। भारत में सीमा के भविष्य का फैसला कानून प्रक्रिया से तय होगा। सीमा को लेकर एजेंसियां अपना काम कर रही है। वहीं पाकिस्तान में सीमा पर चकल्लस जारी है। पाकिस्तानी मीडिया में सीमा की कहानी छाई हुई है। पाकिस्तानी कट्टरपंथी जमात सीमा को वापस लाने और उसके सजाए मौत देने की मांग कर रहे हैं। इस धमकियों से डरी हुई सीमा ने भारतीय नागरिकता के लिए गुहार लगाई। ये कैरेक्टरलेस तो थी वो, ये पैसे भी ले चुकी है। ऐसी बेगरत लड़कियां बहुत आती हैं और जाती हैं। सीमा जैसी बेगरत औरतें बहुत हैं। रोज़ का काम करा तो 200 में जाएगी। मुर्तद की जो सजा है वो वाजिबुल कत्ल है। जिन्ना के वारिसों को मसाला मिल गया है। दिन भर हर पहर बस चैनल सोशल मीडिया पर सीमा नाम की रट लगाए बैठे। सीमा ने तमाम सीमाएं पार कर डाली। बहुत ही, एक तो मैंने जब से न्यूज़ सुनी है, मुझे उस औरत से मिलवा दो एक दफ़ा। उस औरत ने मुझसे मार खानी है। सीमा गुलाम हैदर की बीवी, सिंध से उसका ताल्लुक है, लेकिन अब वो ना पाकिस्तानी रही हैं ना मुसलमान रही। कुरान के मुतालिक जिसने कुरान की बेरुमती की है, वैसे इसने हमारे इस्लाम की है। सीमा को लेकर पाकिस्तानियों की नौटंकी आसमान पर। हर पाकिस्तानी जैसे सीमा को जानता है। जहालत में डूबे पाकिस्तानी सीमा के नाम पर कैसे कैसे करतब दिखा रहे हैं, पहले आप वो देखिए। पहले हमारे साथ भी, उनके पास भी वीडियोस है, चैट्स है, ये पैसे भी ले चुकी है। कोई कलमा नहीं आता, पहला कलमा बुनियाद है हमारी, वो नहीं आता। कोई आयत नहीं आती, तो सर मुझे नहीं लगता वो मुसलमान है। मेरी जान जरा के भूल कर लो, मेरा दिल धड़के, बातें अब तक जो तेरे जो दिल में है वो सीमा, मेरा दावा है वो। गुर्बत में डूबे पाकिस्तान को अपनी फटेहाल जिंदगी का ख्याल नहीं आ रहा। उनके लिए आज के दिन सीमा एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा मुद्दा बन गई है। पाकिस्तानी कट्टरपंथी किसी भी हाल में सीमा को वापस पाकिस्तान लाने की जिद पाले बैठे हैं। वो हिंदू धर्म का जो शोहर है उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। तो इखलाकियात में तो यही है कि इंडिया जो है उस खातून को वापस पाकिस्तान डिपोर्ट करे। सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तानी कट्टरपंथी सीमा को क्यों वापस लाने की जिद कर रहे हैं? क्यों कट्टरपंथियों की जमात किसी भी सूरत में सीमा को पाकिस्तान लाना चाहती है? इन सवालों के जवाब जानने से पहले सुनिए पाकिस्तान वापस लौटने पर क्या कहती है सीमा। मैं वापस नहीं जा सकती, ऐसे तो मुझे मौत के मुंह में भेजा जाएगा। मैं यहाँ उम्मीद लेके आई हूँ, मैं यहाँ जीने के लिए आई हूँ।
वहाँ से भाग के पाकिस्तान छोड़ के आई हूँ, तो यहाँ जीने के लिए आई हूँ। मुझे ये उम्मीद नहीं होगी, मुझे यकीन है योगी जी और मोदी जी पे वैसा नहीं कर सकते। आखिर सीमा को पाकिस्तान लौटने से डर क्यों लगता है? क्यों सीमा अपने बच्चों का हवाला देकर भारत में ही रहना चाहती है? सीमा किसी भी सूरत में पाकिस्तान क्यों नहीं लौटना चाहती? जिस दिन से सीमा भारत आई है उसी दिन से पाकिस्तान में सीमा को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही। पाकिस्तानी टीवी चैनल से लेकर यूट्यूब चैनल्स तक सीमा की चर्चा है। सीमा को लेकर तरह तरह के किस्से पाकिस्तानी मीडिया में सुनाए जा रहे हैं। ये मुझे ना तो हैदर से कोई लेना देना है, ना सीमा से कोई लेना देना। मेरा ये है कि अब उसने सचिन से शादी कर ली है। सचिन भाई मेरे जितने पैसे हैं मुझे दे दीजिए। लेके 1000 रुपए मुझसे लेके गई है, एटलीस्ट वो मुझे अमाउंट जो है वो ये या तो पूरा इंडिया वापस करे या सचिन वापस करे। आप उससे मोहब्बत करते थे, क्या आप सीमा को अपनाएंगे? नहीं अपनाऊंगा, ऐसा कौन अपनाएगा। इन चर्चाओं के बीच सीमा को लेकर पाकिस्तानी कट्टरपंथी भी एक्टिव हो गए हैं। कट्टरपंथी सीमा सचिन की शादी को कानूनी नजरिए से देखने के बजाय उसे अपने खास धार्मिक नजरिए से देख रहे हैं। सीमा सचिन की शादी की कानूनी मान्यता क्या है, इस पर चर्चा के बजाय कट्टरपंथी धार्मिक नजरिए से इस शादी को अवैध घोषित कर रहे हैं। कुरान के साफ अल्फाज हैं, वला तुनकिहुल मुशरिकाती वला तुनकिहुल मुशरिकीन हत्ता युमिन्ना। मुशरिक मर्द से औरत निकाह, मुसलमान औरत निकाह नहीं कर सकती जब तक कि वो ईमान कबूल नहीं कर लेता। बात सिर्फ शादी तक नहीं, पाकिस्तान से निकलने के बाद सीमा ने जैसे पाकिस्तानी कट्टरपंथियों की पोल खोली, उसके बाद मौलाना बौखलाए हुए हैं। चंद मौलाना तो खुलेआम सीमा को सजाए मौत देने का ऐलान कर रहे हैं। उसने अपनी तरफ से ये वावेला किया है कि मुझे मेरे शोहर ने तलाक दे दी है, मैंने खुला ले लिया है। इस्लाम तो इसके बारे में यही कहता है कि जो हमारी रियासत है, जो इस्लाम से मुड़ जाएगा, इस्लाम से चला जाएगा, उसे मुर्तद कहते हैं, और मुर्तद की जो सज़ा है वो वाजिबुल क़त्ल है। पाकिस्तान में अपनी जिंदगी का लंबा अरसा गुजार चुकी सीमा गुलाम हैदर कट्टरपंथियों का सच बखूबी जानती है। सीमा जानती है कि अगर वो गलती से भी पाकिस्तान लौटी तो कट्टरपंथी उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए अब सीमा मोदी और योगी से गुहार लगा रही है। सीमा अपने मासूम बच्चों का हवाला दे रही है। अगर मैं दोषी पाई जाती हूँ, मैं सजा से मुकरती नहीं, कबूल है। अगर मैं निर्दोष होती हूँ, सिर्फ मेरा एक ही क्राइम होता है कि मैं बगैर वीज़ा के आई हूँ, मोहब्बत में आई हूँ, तो प्लीज़ मुझे यहाँ रहने दिया जाए। वापसी मेरे लिए मौत के अलावा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान में मेरे लिए कुछ नहीं रखा। आप लोग देखते हो किस तरह गंदे गंदे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं मुझ पर। क्या मुझे रहने देंगे? सीमा ने भारत में शरण लेने के लिए कागजी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। सीमा की तरफ से राष्ट्रपति के पास अर्जी लगाई गई है। अर्जी के जरिए भारत की नागरिकता मांगी गई है। इसमें हमारी ये याचिका है कि उसको एक तरह से जीवन दान ही चाहिए। यहाँ से उसे ऐसा सरकारी प्रयास हो रहे हैं कि यहाँ से उसे डिपोर्ट किया जाए, निकाला जाए, वहाँ इसका मतलब हत्या हो जाए उसकी, उसके बच्चों को भी हत्या। उसकी 3 बेटियां हैं, एक बेटा है, सब माइनर हैं, खुद तलाकशुदा महिला थी। नागरिकता के कानूनी दांव-पेच में इमोशन का तड़का भी लगाया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि सीमा और सचिन ने हिंदू रीति रिवाज से शादी की है। सीमा सचिन के लिए जान जोखिम में डालकर पाकिस्तान से भारत आई। इतना ही नहीं, कहा जा रहा है कि सरकार सीमा का लाई डिटेक्टर टेस्ट या पॉलीग्राफी टेस्ट करा ले। किसी भी एजेंसी से सीमा की जांच करा ली जाए। एटीएस सीमा से पूछताछ कर चुकी है। इसका हवाला देकर सीमा को निर्दोष बताया जा रहा है। हालांकि नागरिकता वाले मोर्चे पर सीमा की परेशानी इतनी जल्द खत्म होने वाली नहीं है। अभी इस स्टेज पर जो सर्कमस्टांसिस, जो फैक्ट सामने आए हैं, उनको देखते हुए तो काफ़ी कुछ संदिग्ध हालात नज़र आ रहे हैं। जैसे आपने अभी बताया कि नेपाल में जिस होटल में शादी की बात की, वहाँ शादी कभी होती नहीं है। कहीं चैनल से पता लगा होगा, कैसे पता करवाया होगा। सीमा खुद पाकिस्तान नहीं जाना चाहती, लेकिन भारत में उसका स्टेटस फिलहाल अवैध प्रवासी का है। सीमा बगैर पासपोर्ट और वीजा के भारत आई है। ऐसे में सीमा और उसके बच्चों के खिलाफ फॉरेनर्स एक्ट 1946 के सेक्शन 14 के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है। इस कानून के तहत 5 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। यानी कानूनी तौर पर सीमा को डिपोर्ट किए जाने का रास्ता खुला हुआ है। देश में अवैध रूप से रहने वाले विदेशी नागरिकों की पहचान और उन्हें डिपोर्ट करने का फैसला इमिग्रेशन विभाग के जरिए गृह मंत्रालय लेता है। ये काम फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यानी FRRO करता है। अवैध रूप से रहने वाले प्रवासियों को पहले गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तारी के फौरन बाद ऐसे लोगों को FRRO में पेश किया जाता है। उसके बाद इन्हें डिटेंशन सेंटर भेजने का आदेश जारी होता है।
इसके बाद इन्हें इनके देश डिपोर्ट करने में 15 से 60 दिन लग जाते हैं। सीमा हैदर फिलहाल जमानत पर है, उसके खिलाफ FIR दर्ज है। नोएडा पुलिस, उसके बाद फिर अब STF यूपी पुलिस काम कर रही है और उनका जो जांच का दायरा ये रहेगा कि सीमा हैदर की पहले बैकग्राउंड क्या थी, पाकिस्तान में क्या बैकग्राउंड थी, यहाँ पर आने का क्या पर्पस था, क्या पर्पस जो जेन्युइन था या नहीं था, कोई एलिबाई तो नहीं है। भारत में सीमा से जुड़ा मामला फिलहाल कानूनी दांव पेंच में फंसा हुआ है। वहीं पाकिस्तान में कट्टरपंथी सीमा को सजाए मौत देने की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तानियों की वो जमात है जो सीमा को लेकर चकल्लस कर रही है। हम पाकिस्तानी ये कहा करते थे कि इंडिया की मुन्नी बदनाम है, शीला जवान है। अब हमें अपने गिरबान में झांकना चाहिए था, हमारी सीमा बदनाम है। टॉपिक सिर्फ हॉट नहीं है सीमा हैदर का, सीमा हैदर खुद भी बहुत हॉट है। हमारे जो मुसलमान लड़के हैं ये गलत चक्करों में पड़ रहे हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बिहार में जल्द हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार। 24 जुलाई को मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। आरजेडी से 2 विधायक ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ, ये जानकारी मिल रही है। और कांग्रेस से भी 2 विधायक बन सकते हैं मंत्री। आज पटना में बिहार कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। बिहार में जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। 24 जुलाई को यह मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, संभव माना जा रहा है, जिसमें बदलाव हो सकते हैं। और प्रकाश इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे। प्रकाश, जल्द मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, क्या बदलाव इस बार देखने को मिल सकते हैं? 23 जून को पटना में विपक्षी पार्टियों की बैठक हुई थी, जिसमें यह बात हुई थी कि 2 कांग्रेस के तरफ से मंत्री बनाए जाएंगे, जिसमें कि अब यह तय हो गया है। और आज भक्त चरण दास जो बिहार कांग्रेस के प्रभारी हैं, वो और अखिलेश सिंह जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं, मिलने वाले हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। इसके पहले लालू यादव से भी नीतीश कुमार की मुलाकात हुई थी और तय हुआ था कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा, जिसमें 4 नए चेहरे नजर आएंगे, 2 कांग्रेस के और 2 आरजेडी के। तो जाहिर है कि अब देखना होगा, 24 तारीख को माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा। आज तय हो जाएगा तारीख और समय कि कितने बजे मंत्री पद पर शपथ ले सकते हैं। आयुष जी, बहुत धन्यवाद प्रकाश तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो जल्द मंत्रिमंडल विस्तार और कई बदलाव भी इस बार देखने को मिल सकते हैं। बात एक ऐसे कैदी की जिस पर सरकार बार बार मेहरबान हो रही है। दरअसल दिसंबर 2021 में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी कि NCRB की रिपोर्ट आई थी, जिसमें देश में विचाराधीन कैदियों की संख्या 4,23,000 से ज्यादा बताई गई थी। यानी ऐसे कैदी जिनकी सजा पर फैसला ही नहीं हुआ है। अब दूसरी तरफ राम रहीम है, जिसे संगीन मामलों में उम्र कैद की सजा मिली है, लेकिन उस पर इतनी मेहरबानी हो रही है कि वो फिर से पैरोल पर जेल से बाहर आ गए। फिर आ गए। तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? गलत। जेल से बाहर आते ही राम रहीम उसी अंदाज में नजर आ रहा है जिसके लिए वो जाना जाता है। बागपत का परवाना आश्रम राम रहीम का ठिकाना बना हुआ है, जहां राम रहीम के दूध पीने के लिए गाय, घुड़सवारी के लिए घोड़े और आराम फरमाने के लिए पूरे इंतजाम किए गए। राम रहीम अब 30 दिन तक बरवाना आश्रम में रहेगा। पैरोल की शर्तों के मुताबिक उसे सिरसा जाने की इजाजत नहीं है, इसीलिए उसकी सभी जरूरी चीजें बागपत से बरवाना आश्रम लाई गई हैं। पिछले 30 महीनों में राम रहीम को ये 7वीं बार पैरोल मिली। अमूमन ये रहमदिली या दरिया दिली बाकी कैदियों के साथ देखने को नहीं मिलती, लेकिन राम रहीम पर हरियाणा सरकार की कृपा खूब बरस रही है। क्या किसी आदमी के संवैधानिक अधिकारों का हनन किया जा सकता है? अगर कोई आउट ऑफ लॉ परमिशन दी जाए तो जरूर सरकार उसको देखेगी। ये जेल विभाग ने जो जेल के नियम हैं उनके मुताबिक ही किया होगा। जब हम उन्हें जेल से बाहर भेज देंगे तब हम ये कहेंगे ना हमारा काम तो कुछ है नहीं। क्या एक तरफ हरियाणा सरकार राम रहीम की पैरोल को उसका संवैधानिक अधिकार बताकर अपना पल्ला झाड़ने में लगी है, दूसरी तरफ कांग्रेस ने हमलों की झड़ी लगा दी है। राम रहीम पर पैरोल की मेहरबानी कब कब हुई ये भी देख लीजिए।
राम रहीम को पहली बार 24 अक्टूबर 2020 को बीमार मां से मिलने के लिए एक दिन की पैरोल दी गई थी। दूसरी बार 21 मई 2021 को फिर बीमार मां से मिलने के लिए एक दिन की पैरोल मिली। तीसरी बार 7 फरवरी 2022 को राम रहीम को 21 दिनों की पैरोल मिली। चौथी बार जून 2022 को पूरे 1 महीने की पैरोल मिली। पांचवी बार अक्टूबर 2022 को डेरा प्रमुख राम रहीम को 40 दिनों की पैरोल दी गई। छठी बार 21 जनवरी 2023 को राम रहीम को फिर 40 दिनों की पैरोल मिली और अब 7वीं बार राम रहीम 20 जुलाई को फिर एक बार पैरोल पर बाहर आ गया है, जो 30 दिन की है। पैरोल उस कैदी को मिलता है जिसके मुकदमे का फैसला हो गया हो और वो सजा याफ्ता कैदी हो। अलग अलग राज्यों में पैरोल के अलग अलग नियम हैं। हरियाणा का ये नियम है कि पैरोल में बाहर आने के बाद कैदी 6 महीने बाद फिर से पैरोल के लिए अप्लाई कर सकता है। यानी इस नियम का फायदा उठाकर राम रहीम साल में 2 बार पैरोल पर जेल से बाहर आ सकता है। लेकिन साल 2022 में राम रहीम 3 बार जेल से बाहर आया। क्योंकि 2 बार वो पैरोल पर जेल से बाहर आया तो फरवरी 2022 में वो 21 दिन के फरलो पर जेल से बाहर रहा। इत्तेफाक ये है कि राम रहीम को 7 बार में 2 बार पैरोल ऐसे मौके पर मिली जब चुनाव, लेकिन इस बार उसे पैरोल ऐसे समय में मिली है जब 15 अगस्त को उसका जन्मदिन है। उसके अनुयायी उसके जन्मदिन पर अवतार माह के रूप में मनाने की तैयारी कर रहे हैं। उत्तर भारत में प्राकृतिक आपदा जो है, इस संकट में जिस तरीके से हरियाणा सरकार ने गुरमीत राम रहीम को जेल की सलाखों से फिर से बाहर की सैर करवाने का फैसला लिया है और लोग बाढ़ के पानी में मर रहे हैं और फसलें डूब रही हैं, ऐसी स्थिति में भी जिस तरीके से गुरमीत राम रहीम को बर्थडे मनाने के लिए हरियाणा सरकार एक वीआईपी ट्रीटमेंट दे रही है, तो इससे ज्यादा बेशर्मी भरा फैसला कुछ नहीं हो सकता। पैरोल पर रिहाई को लेकर कई शर्तें भी होती हैं, जिनके उल्लंघन करने पर आगे पैरोल मिलने में मुश्किल आ सकती है। लेकिन राम रहीम किसी शर्त से बंधा ही नहीं है। वो पैरोल में बाहर आकर प्रवचन से लेकर वीडियो संदेश, एल्बम रिलीज सब करता है। पिछली बार राम रहीम जब पैरोल पर बाहर आया था तब उसने मेरे देश की जवानी नाम का एक वीडियो एल्बम लॉन्च किया था। वीडियो एल्बम में देशभक्ति गीत की आड़ में उसने अपनी इमेज चमकाने की कोशिश की थी। वीडियो में राम रहीम ने खुद को पाक साफ दिखाया। कहीं इस बार राम रहीम का इरादा फिल्म बनाने का तो नहीं है। हम आखिरी सांस तक करते रहेंगे। वोटिंग मसल को आप अगर ज्यादा पावरफुल बनाओगे। राम रहीम खुद को 16 कलाओं में माहिर मानता है, जिनमें सबसे बड़ा हुनर ये है जेल से पैरोल लेना। क्योंकि 2017 में सजा के बाद से अब तक मिली पैरोल को मिलाकर राम रहीम कुल 163 दिन जेल से बाहर रहा। जबकि राम रहीम की क्राइम कुंडली इतनी लंबी है कि उसे पूरा करने में राम रहीम की एक जिंदगी कम पड़ जाएगी। राम रहीम पर रेप, हत्या, साधुओं को नपुंसक बनाने, धार्मिक भावनाओं को आहत करने जैसे संगीन आरोप हैं। लेकिन इसके बाद भी राम रहीम की साख पहले जैसी है, क्योंकि जेल से बाहर आते ही नेता भी उसके दरबार पर हाजिरी लगाना शुरू कर देते हैं। पिछले साल जब हरियाणा में पंचायत चुनाव थे, तब राम रहीम के पैरोल पर बाहर आने के बाद सरपंच, ब्लॉक समिति के सदस्य और जिला परिषद के उम्मीदवार हाजिरी लगाते नजर आए थे। राम रहीम 2 साध्वियों के साथ रेप का दोषी है, जिसके लिए पंचकुला की विशेष अदालत ने राम रहीम को 2017 में 20 साल की सजा सुनाई। राम रहीम सिरसा के पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या का भी दोषी है। वहीं रंजीत सिंह की हत्या के आरोप में राम रहीम उम्र कैद की सजा काट रहा है। लेकिन इतने भर से राम रहीम के गुनाहों की कुंडली पूरी नहीं होती। राम रहीम पर 400 साधुओं को नपुंसक बनाने का भी मामला दर्ज है। साधुओं को ये कहकर नपुंसक बनाया गया कि ऐसा होने से वो लोग प्रभु को महसूस कर सकेंगे। राम रहीम पर एक समारोह के दौरान गुरु गोविंद सिंह की नकल कर सिख समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का भी आरोप है। लेकिन कड़वा सच ये है कि राम रहीम न सिर्फ फिर एक बार पैरोल पर जेल से बाहर है, बल्कि बागपत के बरगाना आश्रम में उसके भक्तों का मजमा लगा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। और इसी बीच हिमाचल के किन्नौर से बड़ी खबर आपको बता दें, किन्नौर में एचआरटीसी की बस पर लैंडस्लाइड हो गया। टापरी में ओढ़नी ढांक के पास भूस्खलन हुआ। हादसे में 5 लोग घायल हो गए हैं, इलाज जारी है। बड़ी खबर, लगातार हिमाचल में बारिश हो रही है और किन्नौर में एचआरटीसी की बस में लैंडस्लाइड हो गया। टापरी में ओढ़नी ढांक के पास भूस्खलन हुआ, जिसमें 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इलाज जारी है। एचआरटीसी की बस
अचानक से लैंडस्लाइड की चपेट में आ गई, जिसमें कई जो यात्री थे वो घायल बताए जा रहे हैं। 5 इनकी संख्या है, 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं जिनका इलाज जारी है। तो टापरी में ओढ़नी ढांग के पास ये भूस्खलन हुआ। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मनाली में बहे नौसेना के 3 अफसर 10 जुलाई को ब्यास नदी में बहने की आशंका जताई जा रही है। 2 के शव बरामद हो गए हैं, एक अभी भी लापता है। 8 जुलाई को मनाली पहुंचे थे तीनों अफसर। आपको बता दें कि पंजाब के लुधियाना, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और कानपुर से 3 नेवी अफसर 8 जुलाई को मनाली घूमने पहुंचे थे। 9 और 10 जुलाई को ब्यास नदी में आई बाढ़ की सूचना जब उनके परिजनों को मिली तो सभी से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन तीनों के फोन बंद आ रहे थे। पुलिस ने गाजियाबाद के रहने वाले निखिल सक्सेना और लुधियाना के अमन शर्मा के शव बरामद कर लिए हैं, जबकि कानपुर के अमित अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। 10 जुलाई को ब्यास नदी में तीनों के बहने की आशंका, और जिनमें से 2 के शवों को बरामद कर लिया गया है, एक अभी भी लापता है। 8 जुलाई को मनाली ये तीनों अफसर पहुंचे थे। बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई में एक बार फिर से तेज बारिश से मुसीबत बढ़ गई है। मुंबई के कई इलाकों में आज भी मूसलाधार बारिश हुई। रात में हुई बारिश से चेंबूर इलाके में जल भराव हो गया। इसके साथ ही बांद्रा और कुर्ला में भी तेज हवाओं के साथ जमकर बारिश हुई है। लगातार महाराष्ट्र में बारिश का दौर जारी है और ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से रात भर बरसात के बाद मुंबई की जो सड़कें हैं वो तालाब में तब्दील हो गई हैं। चेंबूर इलाके का ये मंजर आप देखिए किस तरीके से इलाके में जल भराव हो गया है, और आज भी कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। आज फिर मुसीबत भरी बारिश मुंबई में देखने को मिल सकती है, लेकिन देर रात हुई बारिश ने चेंबूर इलाके का क्या हाल कर दिया, किस तरीके से जलमग्न यहां पर सड़कें हो गई है, उसकी तस्वीरें आपके सामने। 3 अलग अलग तस्वीरें मुंबई के अलग अलग इलाकों की। चेंबूर में जल भराव हो गया, बांद्रा में भी मूसलाधार बारिश ने कहर बरपाया और कई इलाकों में इस वक्त बारिश हो रही है। कई इलाके जलमग्न होते हुए नजर आ रहे हैं। मुंबई की 3 तस्वीरें आपके सामने, अलग अलग इलाकों में किस तरीके से बारिश ने कोहराम मचाया हुआ है और सड़कों में पानी ही पानी नजर आ रहा है। आज भी मुंबई में कई इलाकों के लिए भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। महाराष्ट्र के कई इलाकों में आज भी बारिश लोगों को परेशान कर सकती है। उत्तराखंड में अगले 24 घंटे भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी में अलर्ट जारी हुआ है। नैनीताल में भी भारी बारिश की आशंका है। तूफान के साथ बिजली भी गिर सकती है। बड़ी जानकारी मिल रही है। एक बार फिर से मौसम विभाग की तरफ से उत्तराखंड के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में अगले 24 घंटे भारी बारिश हो सकती है। देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी जिलों में अलर्ट जारी किया है। नैनीताल में भी भारी बारिश की आशंका मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। तूफान के साथ बिजली भी गिर सकती है और इसीलिए लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। हिमाचल के साथ साथ उत्तराखंड में भी भारी बारिश का अलर्ट। अगले 24 घंटे भारी बारिश हो सकती है।